अबिद इज हियर, एक बार सभी के नाम देखता हूँ। नीतू इज हियर, बहुत बढ़िया। प्रवीण इज हियर, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, वेलकम टू द सेशन। चलो तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 था, हम ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमारा काम क्या है, वन शॉट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करना, क्वेश्चंस रिवाइज करना, एक्टिविटीज रिवाइज करना और पूरे चैप्टर को दिमाग में बिठा लेना। बिकॉज बेटा ये आपका केमिस्ट्री का 9th का तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स के लिए ये एक बेस चैप्टर है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब सबके नाम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते चलेंगे। जब क्वेश्चंस लेंगे तो क्वेश्चंस में जो सबसे पहले आंसर देता है मैं उसका नाम वैसे भी लेता हूं, तो हम इसको सेशन में आगे बढ़ते बढ़ते सभी से धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट देना बस मेरे को, ये मैं इसको थोड़ा सा अंदर से कर लेता हूं सेट। हाँ जी, चलिए। सो फाइनली हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का। और आज जो टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे, एक के बाद एक मैं कवर करूंगा इन टॉपिक्स को इसी हायरार्की में। तो सबसे पहला हमारा काम है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है ये समझना। व्हाट इज मैटर मेड ऑफ, मतलब मैटर किस चीज से बना है, किन पार्टिकल से बना है उनको समझेंगे। फिर हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर समझेंगे कि ये जो मैटर है इसका फिजिकल नेचर क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर हमें मैटर समझ आ जाएगा तो ये बात हमें ऑटोमेटिकली समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिन पार्टिकल्स का मैटर बना होता है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो देखने वाले हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानकारी लेंगे, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज पढ़ेंगे। और फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को काफी परेशान करता है कि सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन, लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन, सॉलिड से गैस का ट्रांजिशन, ये सारे ट्रांजिशन हम देखने वाले हैं। एंड फाइनली इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 से। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और फिर आगे पढ़ाई पे ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैटर क्या है। देखो, तो दुनिया में दो ही चीजें, अगर आप आराम से ऑब्जर्व करो आपके आसपास तो आपको दो ही चीजें दिखेंगी। क्या दिखेंगी? या तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा या तो आपको स्पेस दिखेगी। तो मैंने क्या बोला, कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास? या तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा, राइट, या आपको क्या दिखेगी, उसके आसपास स्पेस दिखेगी। क्या दिखेगी? उसके आसपास स्पेस दिखेगी। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट बना होता है मैटर से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैटर की डेफिनेशन अगर हमें समझ आ गई तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मैटर एग्जैक्टली क्या है या किस चीज को हम मैटर कह रहे हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है, इवन हम भी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। हम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? अगर मैं यहां खड़ा हूं तो अभी मैंने ये स्पेस ऑक्युपाई करी है, स्पेस मतलब जगह, और अभी मैं यहां खड़ा हो गया तो मैंने ये स्पेस ऑक्युपाई कर ली, मतलब मैं भी मैटर के अंदर आता हूं। तो जो भी चीज दुनिया में स्पेस को ऑक्युपाई करती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यही मैटर को हम बेसिकली ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, आप देखिए, पेन एक ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, ये चश्मा एक ऑब्जेक्ट है। ये सभी देखो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इस स्पेस में कुछ नहीं है मान लेते हैं, और देखो एकदम से यहाँ पे चश्मा आ गया, मैंने चश्मे को रख दिया, तो इसका मतलब, या मैंने ये क्या रख दिए, हेडफोन रख दिए, तो ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है जो मैटर से बने हुए हैं। क्यों मैटर से बने हुए हैं? क्योंकि ये सब स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? हर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ मैटर। तो मुझे कुछ एग्जाम्पल दे दो जल्दी से, जो स्पेस ऑक्युपाई करती है चीजें, उनके जल्दी से कुछ एग्जाम्पल दे दो जो स्पेस ऑक्युपाई करती है उन चीजों के। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, अभी हमने क्या देखा था एग्जाम्पल के तौर पे? हेडफोन। क्या हेडफोन मैटर कहला सकता है बताओ? या फिर हमने कह दिया वाटर, क्या वाटर मैटर कहला सकता है? बता दो, कहला सकता है। या फिर हमने कह दिया आपके हाथ में जो रखा हुआ पेन है, या आपके हाथ में रखी हुई कॉपी है, क्या ये सब मैटर कहला सकते हैं? नोटबुक है।
तो ये सभी मैटर कहला सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये सभी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल दो, एक ऐसी बात का एग्जाम्पल को दो जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। ऐसे किसी चीज का नाम बताओ जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। हाँ जी, ऐसी कोई चीज जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती। तो बहुत सारी चीज है, जैसे कि आपके अंदर की फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल, आपको आज आप बहुत खुश हैं, हैप्पीनेस, तो क्या ये हैप्पीनेस कहीं स्पेस ऑक्युपाई करती है या आपके दिमाग के अंदर है? हाँ, आप ये कह सकते हैं सर मेंटल स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है, लेकिन मेंटल स्पेस कोई स्पेस नहीं है, वो बस हम ये कह रहे हैं कि माइंड में एक आपके एक बेसिकली पार्ट ऑफ माइंड को इन्वॉल्व कर रही है, आपको एंगेज कर रही है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक इमोशंस, अगर हम इमोशंस की बात करें तो क्या इमोशंस हमारे मैटर ऑक्युपाई करते हैं? डू नॉट ऑक्युपाई मैटर। अच्छा, मैंने बोला वो गुड लुकिंग है या बैड लुकिंग है, तो क्या ये जो चीज है जो आप बोल रहे हो, किसी के बारे में क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, किसी की क्वालिटी बता रहे हो, क्या वो मैटर है? बताओ, क्या उसे हम मैटर कह सकते हैं? क्या उसे हम मैटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब चीजें स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रही। तो स्पेस जब हम बोल रहे हैं तो हम याद रखिएगा फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, कौन प्यारा बच्चा मुझे बताएगा, ये मैंने आपको बताया था कि मैटर प्लस स्पेस को टोटल हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा कि मैटर और स्पेस को अगर मैं एक डब्बे में रख दूं तो इस डब्बे को टोटल में क्या कहूंगा? बताओ। इस पूरे डब्बे को मैं क्या कहूंगा? तो दुनिया की सारी स्पेस और सारे मैटर को अगर मैं मिला दूं तो इस डब्बे को मैं कहूंगा यूनिवर्स। इसी को हम कहते हैं अपनी यूनिवर्स। तो दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट और दुनिया की सारी स्पेस जिस डब्बे के अंदर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर ही स्पेस है और इस यूनिवर्स उस स्पेस के अंदर ही अलग अलग मैटर है। अब बात करते हैं कि सर ये जो मैटर है ये किस चीज से बने होते हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमें क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटली हमारी उन जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इस चीज को समझना, क्योंकि एक बार हम ये समझ गए तो हमें सारी एक्टिविटीज एनसीईआरटी की समझ आने लगेगी। तो ये जो टॉपिक है या ये जो बात है, ये बात आपके आती तो आगे वाले चैप्टर में, लेकिन मैं इसको यहीं पे समझा रहा हूं कि एटम क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल से जल्दी से समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट मैटर से बना हुआ है, बट ये मैटर क्या है हम ये समझना चाहते हैं। तो जैसे इसके लिए मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो मैंने आपको पहले भी दिया है कि मान लेते हैं हमारे पास यहां पे एक वॉल है। क्या है बेटा? हमारे पास यहां पे एक वॉल है। तो आप बताओ वॉल किस चीज से बनी होती है? तो हम सभी को पता है जो वॉल होती है सर वो ब्रिक्स से बनी होती है। किससे बनी होती है? ब्रिक्स से बनी होती है। मैं सेम एग्जांपल इसलिए देता हूं आपको हमेशा, सो दैट आपको एक ही एग्जांपल से ना बेटर अंडरस्टैंडिंग आए हर बार। तो जो वॉल है, जो हमारी वॉल है वो हमारे ब्रिक्स से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से बनी हुई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वॉल की फंडामेंटल यूनिट ब्रिक है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि वॉल की जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या? अब ये भी समझें, फंडामेंटल यूनिट मतलब जिस चीज से ये बड़ी चीज बनी है। जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि इस ब्रिक को हम बार बार अगर रिपीट करेंगे, इस ब्रिक को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम क्या बना सकते हैं? एक वॉल बना सकते हैं। एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखी, एक ब्रिक के बाजू में दूसरी ब्रिक रखी और ब्रिक 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 रखते रखते इसी स्ट्रक्चर को हमने वॉल बोल दिया। अब इसी तरीके से समझना, जैसे कि कोई वॉल ब्रिक्स से बनी होती है, ऐसे ही बेटा दुनिया का हर मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? कॉल्ड एज एटम। तो अब सर फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है? इस बात को भी समझ लो। फंडामेंटल यूनिट का सिंपल सा मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यहां पे लिख सकते हो आप, फंडामेंटल यूनिट का क्या मतलब है?
उसकी स्मॉलेस्ट चीज जिससे वो बना, सबसे छोटी चीज, अगर आप उसको तोड़ोगे और तोड़ोगे और तोड़ोगे किसी मैटर को, तो सबसे छोटी चीज क्या निकलेगी? उस सबसे छोटी चीज को हम बोलेंगे एटम, या फिर हमें फंडामेंटल यूनिट का मीनिंग लिखना था तो उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या कहेंगे हम उसे? स्मॉलेस्ट यूनिट। अब समझना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है। बेटा हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स के नजरिए से इसको समझ रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में ये जो स्पेस हम ऑक्युपाई कर रहे हैं उसको हम मैटर की वजह से ऑक्युपाई कर रहे हैं, और वो मैटर किससे बना है? एटम से बना है। अब एटम क्या है? तो यहां पे आप डेफिनेशन दिखेंगे एटम की। एटम आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। किसी भी मैटर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके एटम चाहिए। दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स फ्रॉम एयर, वाटर, स्टार्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर चीज किससे बनी है? एटम से। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो सर फिर अगर ये भी एटम से बना है, ये पेन, और आपका हाथ भी एटम से बना है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है जो लिख सकते हैं कि इन यूनिवर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच आर कॉल्ड एज, जिनको हम क्या बोलते हैं जनरली? विच आर कॉल्ड एज, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो हर मैटर का एक अलग एटम, एक अलग टाइप का एटम होता है, और हर टाइप को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट है दुनिया में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कोई बता सकता है एलिमेंट्स के एग्जाम्पल? तो बेसिकली आयरन एक अलग एलिमेंट है, कॉपर एक अलग एलिमेंट है, जिंक एक अलग एलिमेंट है ना, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। तो होगा क्या? अब देखो क्या होगा। आयरन के एटम्स मिल के क्या बनाएंगे? एटम्स मिल के क्या बनाएंगे? आयरन की शीट बना लेंगे। आयरन की शीट बना लेंगे। तो आयरन की शीट आपका मैटर हो गया, जो किससे बना है? आयरन के एटम से बना है। कॉपर के एटम मिलके क्या बना लेंगे? बताओ जरा, आपने क्या देखा है कॉपर का? कॉपर की वायर बना लेंगे। जिंक क्या करेगा? जिंक के एटम मिलके क्या करेंगे? जिंक की शीट बना लेंगे। जिंक की शीट कहां यूज होती है? बैटरीज के अंदर यूज होती है। इसी तरीके से सर हाइड्रोजन के एटम मिलके भी कुछ बनाते हैं क्या? हाँ, हाइड्रोजन के एटम मिलके एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और हम आगे समझेंगे कि ये गैस, शीट, ये सब क्या है, वो हमें धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। ठीक है, तो समझ आ गया कि मैटर किससे बना है? एटम से। और एटम के टाइप क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट कितने हैं दुनिया में? तो आपके जब जो पीरियोडिक टेबल है वही है हमारे एलिमेंट। तो ऑल, तो ये भी लिख लो आप यहां पे कि ऑल एलिमेंट्स पुट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हमें अगले साल नहीं, इस साल पढ़नी है, इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस साल हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, जिसमें हम सारे अलग अलग टाइप के आपको क्या पढ़ाएंगे? एलिमेंट्स पढ़ाएंगे। क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है? एटम तक क्लियर है, मैटर तक क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। तो अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं हम, जो एनसीईआरटी में गिवन है, जिससे हमें इसी, अब देखो, अब ध्यान समझना। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का नाम क्या मिल गया हमको? एटम्स। तो जब भी अब मैं आपको पार्टिकल्स बोलूं तो याद रखना सर ने पार्टिकल्स में एटम्स की बात करी थी। अब ध्यान से समझना कि इस एटम से एक मैटर कैसे बनता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां दी है, लेकिन अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेप्थ में एक्सप्लेनेशन और बता रहा हूं। एक बार में ये समझ गए तो सब कुछ फिर समझ आ जाएगा। देखो होता क्या है, होता क्या है कि अलग, मान लो ये एक एटम है,
ये क्या है, एक सिंगल एटम है, ध्यान से समझना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, ध्यान से देखो, ये हमारा मान लो मैटर है, ये क्या है, हमारा मैटर है, और ये हमारी ब्रिक क्या है, हमारा एटम है। ब्रिक क्या है, हमारा एटम है। तो हमने एक चीज और नोटिस करी कि सर ब्रिक क्या खाली अपने आप एक के ऊपर एक रख दोगे तो जुड़ जाएगी क्या, या उसको जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। हाँ जी, तो मैंने सिंपल सी बात पूछी कि ये जो ब्रिक है, जो ये हमारी ईंट है, ये सिर्फ हम इनको ऐसे ऐसे रख देंगे तो दीवार बन जाएगी, या इनको एक दूसरे से जोड़ के रखना पड़ेगा? तो हमें इनको, हाँ सर, कुछ चाहिए जोड़ने के लिए। तो हम यहां पे क्या यूज करते हैं, आपको पता है, सीमेंट यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बच्चे ने बोला नहीं सर, यहां पे हमें सीमेंट लगानी पड़ेगी, सीमेंट लगानी पड़ेगी। तो यार फिर एटम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? सोचो, इसके अंदर तो जो एटम है बहुत छोटे 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 होंगे, अभी हम देखेंगे कितने छोटे होंगे। तो वो सारे एटम एक साथ कैसे, अलग अलग क्यों नहीं हो रहे? तो यहां से हमें समझ आता है कि अच्छा, इसका मतलब अगर एक एटम साथ में मिलके एक मैटर बनाता है, तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में एक टाइप की कह लो मटेरियल भी होती है जो उनको जोड़ के रखती है। अब क्या ये मटेरियल सीमेंट जैसा है? नहीं, लेकिन कोई ना कोई चीज है जो उनको जोड़ के रखती है। तो इसी चीज को हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मतलब एक ऐसा फोर्स है, देखो आपको पता है किसी भी चीज को जोड़ने के लिए फोर्स की जरूरत है। तो हमें पता है कि अच्छा, मतलब एटम अकेले अकेले नहीं है, एटम तो है ही जो एक पूरा मटेरियल बना रहे हैं, लेकिन उन एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी के लिए हम बोल सकते हैं एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो चीज मैटर बनाती है। क्या है वो दो चीजें? पहली चीज है बेटा एटम, और दूसरी चीज है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करने वाला है आगे। यही हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। मोहित बोल रहा है समझ नहीं आया। देख देख ऐसे समझ, देख ऐसे समझ, देख मैं यहां पे समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक पेपर है, ये हमारे पास एक पेपर है। आप सोचो ये पेपर ना पेपर के एटम से बना है, बस ऐसे सोचते हैं। तो ये ना सर, ये हम जब इसको खींच रहे हैं इस पेपर को, तो देखो ये एटम दूर दूर क्यों नहीं जा रहे? सोचो, दिमाग लगाओ। दूर दूर नहीं जा रहे, दूर दूर मतलब एटम ने एक दूसरे को पकड़ रखा है ना, किसी चीज ने एटम को एक दूसरे से जोड़ रखा है। तो वो जो एटम को एक दूसरे से जोड़ने वाली चीज है वो एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इस एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप तोड़ भी सकते हो। देखो जैसे मैंने तोड़ दिया, यहां पे अभी एटम जुड़े हुए थे और मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक भी किया जा सकता है, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं था। तो एक और चीज आप लिख सकते हो कि दिस, जैसे कि एटम के टाइप बहुत सारे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, दे आर ऑफ मेनी टाइप्स, है ना। अभी हमने सीखा कि ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इसी तरीके से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वेरी करता है। दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, आपको खुद इसकी प्रैक्टिकल फील आएगी। एक बात बताओ, अगर एक आयरन की रॉड है और एक मान लीजिए एक प्लास्टिक की रॉड है, या फिर सोच लीजिए एक पेपर की रॉड बना ली हमने, तो बताओ क्या पेपर की रॉड को तोड़ने में और आयरन की रॉड तोड़ने में सेम फोर्स लगेगा या अलग अलग लगेगा? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से।
क्या आयरन की रॉड को ब्रेक करने में और पेपर की रॉड को ब्रेक करने में अलग अलग फोर्स लगेगा या सेम फोर्स लगेगा? अगर आपको समझ आ रहा है अलग अलग फोर्स लगेगा, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि एटम के बीच के जो फोर्स हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। आयरन के बीच का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, और पेपर के बीच का फोर्स कम होगा, तभी तो आप उसको अलग अलग तरीके से ब्रेक कर पाएंगे, तभी उसको आप अलग अलग तरीके से ब्रेक कर पाएंगे। तो यहां तक हमें बात अगर समझ आ जाती है तो अब हम कुछ एक्टिविटीज है एनसीईआरटी की, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, तो दो प्रॉपर्टीज है मैटर फिजिक्स, मतलब जो एटम है उसकी दो प्रॉपर्टीज, जिसको हम इन एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। पहली एक्टिविटी आप देख सकते हैं ये है, आई होप आपको दिख रही हो। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हम, दिख रही है आपको ये वाली एक्टिविटी, एक बार मुझे बताओ सभी लोग। एलिमेंट क्या थे बेटा, जो अपन जैसे जैसे समझो जैसे मेरा हाथ है ना, या जैसे समझो ये एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक एक एलिमेंट हो गया, है ना, ये ग्लास है तो ग्लास एक एलिमेंट हो गया। तो अलग अलग टाइप के एटम अलग अलग एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एक मिनट देना, मैं इसको भी अब भी ठीक कर दूंगा आपके लिए। आई होप आप तो दिखना चाहिए, है ना, आप तो दिखना चाहिए। एक मिनट आप देना मेरे को, है ना, जस्ट अ मिनट। यहां पे हम अगर इसको कम कर दें फॉर एग्जाम्पल, इससे कोई फर्क आ रहा है? देखो एक बार, हाँ इससे फर्क आ गया, काफी फर्क आ गया। देखो, तो सिंपल सी एक्टिविटी है, जल्दी से एक्टिविटी समझते हैं। हमारी एक्टिविटी में क्या कर रहा है, हमें ना एक 100 ml का बीकर लेना है, और इस बीकर में हमें क्या करना है, पानी को फिल करना है। और इस पानी को फिल करने के बाद हमने क्या किया, तो हमें ये समझ आ गया सर पानी का एक अलग एटम होंगे, है ना, पानी के एटम्स अलग होंगे तभी तो पानी बना है, अभी हमने समझ ही लिया। तो मैं बार बार एटम वर्ड का यूज करूंगा। इस पानी के एटम में हमने क्या करना है, शुगर मिक्स करनी है। क्या मिक्स करनी है, शुगर मिक्स करनी है, शुगर के पार्टिकल्स मिक्स करने हैं। अब बताओ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब मैं थोड़ी देर में इसको मिलाऊंगा तो क्या शुगर दिखेगी, क्या शुगर दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बताइए। तो थोड़ी देर में क्या होगा, शुगर दिखना बंद हो जाएगी। बस इन ऑब्जर्वेशन को याद रखो। पहली चीज, शुगर दिखना बंद हो जाएगी। दूसरी चीज कि अगर हम वाटर लेवल की बात करें, तो क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आएगा? दूसरी बात, क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आएगा? जल्दी, क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आएगा? तो वाटर लेवल में चेंज आएगा तो, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट होगा, बहुत ही कम होगा, जो कि विजिबल चेंज नहीं होगा। बहुत ही कम चेंज होगा, विजिबल चेंज नहीं होगा, है ना, आएगा लेकिन बहुत माइन्यूट आएगा। ये दो ऑब्जर्वेशन है। तो एक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन समझ आ गई। अभी हम क्वेश्चन से इनको अप्रोच करेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। दूसरी एक्टिविटी देखिए, दूसरी एक्टिविटी में क्या है, दूसरी एक्टिविटी समझते हैं। अभी हम एक्टिविटी से क्या सीख रहे हैं उनको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। दूसरी एक्टिविटी में इसने क्या किया, पानी लिया फिर से और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्यों डाला, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये लिख लो सभी लोग, है ना, पता होना चाहिए सभी लोगों को। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है बेटा KMnO4। ये क्या है आपका, पोटेशियम परमैंगनेट है। ये क्या होता है ना, ये लगभग डार्क पिंक या वायलेट कलर का होता है, आप कह सकते हैं डार्क पिंक, या एक तरीके से जो मेजेंटा कलर होता है ना उस कलर का होता है ये, डार्क मेजेंटा, मतलब पिंक और वायलेट का मिक्स।
इसका फायदा ये है कि अब जो भी हमें ऑब्जर्व करना है वो हमें दिखेगा। अब देखो ये कर क्या रहा है एक्सपेरिमेंट में, पहले इसने क्या किया, इसने अपने इसमें पानी में ना ये मिक्स कर दिया, पानी में इसने पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट वाले पानी में से थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट वाला पानी निकाला और उसको फिर से पानी में मिला दिया। देखो समझो, पहले क्या कर रहा है, खाली प्लेन वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डाला। अब पोटेशियम परमैंगनेट वाला पानी किस कलर का हो गया, मैजेंटा कलर का हो गया, है ना। मैजेंटा कलर ऐसा दिखता है, ये रहा मैजेंटा कलर, मैंने इसके नीचे बना दिया मैजेंटा कलर, ऐसा दिखता है मैजेंटा, ठीक है। अब क्या होगा समझना ध्यान से, अब मैजेंटा कलर वाला पानी लिया और फिर से उसको क्लीन पानी में डाला, तो क्या हुआ, जब डाला तो थोड़ा सा कलर कम हो गया, फिर इसमें से कम कलर वाले में से 10 ml लिया, फिर से इसमें डाला, थोड़ा और कलर कम हो गया, और वो ऐसे करते रहा, रिपीट करते रहा, और कलर धीरे धीरे कम होते रहा। लेकिन क्या ये कभी कलर, मतलब उसने, अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, इसको आप 5 से 8 बार रिपीट करो, 5 से 8 बार के रिपीट करने के बाद देखा यह गया कि स्टिल देयर वाज सम कलर। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी स्टिल देयर वाज सम कलर। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, हाँ, तो इससे हमें एक ही ऑब्जर्वेशन समझनी है कि स्टिल देयर वाज सम कलर। अब सर इन दोनों एक्टिविटीज हम सीखे क्या, इन दोनों एक्टिविटीज से हम क्या सीखे, तो इन दोनों एक्टिविटी से हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखे। पहली बात कि शुगर के पार्टिकल कहां चले गए, शुगर के पार्टिकल कहां चले गए, तो हुआ क्या होगा, अब ये समझो। देखो अब आराम से डिटेल में समझो। देखो जो पानी रहा होगा ना, उसके बेटा अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें तो कुछ इस तरह का पानी रहा होगा, ये पानी के एटम है, और इनके बीच में क्या रहता है, अभी मैंने आपको सिखाया, इनके बीच में बॉन्ड रहता है ना, अट्रैक्शन रहता है। क्या सर ये रियली में कोई धागा वागा है क्या, ऐसा नहीं है बेटा, ये एक इनविजिबल बॉन्ड है जो कि एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपने ग्रेविटी बॉन्ड देखा है ना, बिल्कुल ग्रेविटी जैसा बॉन्ड है ये, आपने देखा है ना, ग्रेविटी को कोई धागे की जरूरत नहीं है हमें नीचे खींचने के लिए, बिल्कुल वैसा सा बॉन्ड है, इसमें किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बस ये दिखाने के लिए ऐसा बना रखा है मैंने, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या होगा कि जो शुगर के पार्टिकल थे ना बच्चे, जो शुगर के पार्टिकल थे वो धीरे धीरे आके यहां पे बैठ गए होंगे, वो धीरे धीरे आके यहां पे बैठ गए होंगे। सर इसका मतलब क्या, ये कहां बैठ गए हैं, ये क्या जगह पे बिठा दिया है आपने इन लोगों को बेटा। तो अब तीसरी चीज आई मिली आपको। देखो पहली चीज क्या थी, पहली चीज थी मैटर बना है एटम से, एटम के बीच में होता है बॉन्ड, और एटम के बीच में होती है एटॉमिक स्पेस। तो पहली चीज है एटम। देखो तीन चीज, धीरे धीरे हमारी स्टडी अंदर जाते जा रही है, हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होते जा रही है कि मैटर किससे बना है, मैटर बना है एटम से। एटम्स के पास दो चीजें हैं, एक तो एटम्स के पास है एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरी चीज क्या मिली अभी हमें, क्या समझ आई, एटॉमिक स्पेस। सर कैसे समझ आई आपको ये, क्योंकि बेटा अगर शुगर गायब हो गई है तो उसके क्या हुआ, पहले ब्रेकडाउन हुए उसके शुगर, और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेकडाउन हुए, अपने एटम लेवल पे चले गए, और वो एटम जाके यहां पे सेटल हो गए। तो यहां पे क्या हुआ, शुगर पार्टिकल सेटल्ड, शुगर एटम्स सेटल्ड इन द एटॉमिक स्पेस। तो सर इससे क्या समझ आया, आप मुझे एक बात बताओ, जब शुगर मिक्स हो जाती है तो क्या शुगर दिखती है, अगर वो नहीं दिखती तो सबसे पहली बात जो हम लिख सकते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट से बेटा, वो पहली बात हम क्या लिख सकते हैं एटम्स के बारे में, कि एटम्स आर वेरी स्मॉल। क्या हम ये लिख सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। किस किस को ये बात समझ आ गई कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, बताइए। यस, एटम्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। एंड दूसरी बात, और भी चीजें हमें समझ आई है, मैंने जो आपको बताई है, एटम्स हैव बॉन्ड बिटवीन देम, है ना, या बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड को हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
तीसरा, एटम्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इतनी बातें आई होप सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज पे, और क्या क्या है हमारे इसमें। ठीक है, तो देखो ये हमने अभी देखा, अब हम इसी को और गहराई में समझेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, जैसे कि ये वाली एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक इंसेंस स्टिक, एक अगरबत्ती ले रहे हैं और उसको कहीं रख दिया हमने घर में, और अगरबत्ती तो जलने के बाद खुशबू देती है, लेकिन हमने बिना जले भी उसको रख दिया और हमने कोशिश की कि उससे खुशबू आए। तो हमने क्या रियलाइज किया कि अगरबत्ती जब दूर रखी हुई है तो हमें कोई खुशबू नहीं आ रही, हम उसके पास चले गए तब भी खुशबू नहीं मिली। फिर हमने अगरबत्ती को जलाया, अगरबत्ती को क्या किया, जलाया। जैसे ही अगरबत्ती को जलाया तो हमें खुशबू आने लगी। तो अब इससे क्या समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इससे क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है कि अगरबत्ती के एटम्स को जब मौका मिला, अब वो मौका क्या मिला इसको हम समझेंगे अभी थोड़ी देर से, लेकिन उनको जब मौका मिला तो वहां से यहां तक आ गए। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो उसके एटम है वो मूवमेंट करना चाहते थे? क्या मैं कह सकता हूं कि एटम्स मूवमेंट करना चाहते थे? तो इस एक्टिविटी से हमें यह समझ आया कि एज सून एज ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी, एज सून एज incense stick is burned, we start smelling fragrance, right? हमें फ्रेगनेंस आ जाती है। इससे सिंपल चीज समझ आती है हमें, इससे कंक्लूजन क्या होता है, इसका कंक्लूजन सिंपल है कि एटम्स आर इन कांस्टेंट मोशन, एटम्स आर इन कांस्टेंट मोशन। वो हमेशा मूव करना चाहते हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए। अब देखो इसी बात को हम एक और एक्टिविटी से समझेंगे, वो एक्टिविटी क्या है? देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने 2 गिलास पानी लिया। क्या किया हमने? 2 गिलास पानी लिया। अभी हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ समझेंगे, ये धीरे धीरे समझेंगे। और हमने नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? मेरी इसी शेड्यूल पे क्लास होती है, मतलब अपनी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7:30 बजे। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट क्या करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। ठीक है, ठीक है। हमने क्या करा, 2 ग्लास लिए, 2 कंटेनर लिए, और दोनों कंटेनर्स में हमने इंक डाल दी बेटा। बस एक में हमने कोल्ड वाटर लिया और एक में हमने हॉट वाटर लिया। हमने क्या करा, दोनों में इंक डाल दी। अब क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, चलो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? तो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन बताता हूं मैं आपको। मान लो हमारी इंक जो थी वो रेड, मान लो मैंने इस कलर की इंक ली, ठीक है। सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर मैंने इंक डाली तो इंक धीरे धीरे क्या होगी, फैलना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगी, फैलना स्टार्ट हो जाएगी। यहां भी इंक क्या होगी, धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको पता है थोड़ी देर में पूरी इंक फैल जाएगी। तो आप देखेंगे इस वाले कंटेनर में अगर इंक फैलने में 5 मिनट लगे हैं तो इस कंटेनर में 4 ही मिनट लगेंगे या 3 ही मिनट लगेंगे। इस कंटेनर में कितने लगेंगे, 3 ही मिनट लगेंगे। समझना ध्यान से। तो ऑब्जर्वेशन क्या है वो समझो पहले तो, कि जो कोल्ड वाटर है उसमें अगर क्या लगेंगी, उसमें अगर 5 मिनट लगेंगे तो इसमें आपके 3 मिनट लगेंगे। अच्छा सर ये भी हमें, तो देखो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, आप देखो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे ही एटम को मौका मिलता है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्यों मूव करता है अभी मैं बताऊंगा। दूसरी ये थी कि वही एटम हो क्या रहा है, सोचो ये इंक के पार्टिकल मूव कर रहे हैं और सेटल भी हो रहे हैं पानी के अंदर। तो वो देखा हॉट में ज्यादा जल्दी सेटल हो रहे हैं, ज्यादा जल्दी मूव कर रहे हैं, कोल्ड में स्लो मूव कर रहे हैं। अब तीसरी एक्टिविटी पे चलते हैं, एक बार तीसरी एक्टिविटी और समझते हैं। मेरे हिसाब से तीसरी
तीसरी एक्टिविटी भी लगभग लगभग सिमिलर है। तो अब हम पहले ये समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है सर। देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ एटम्स। क्या कहते हैं बेटा? मूवमेंट ऑफ एटम्स। देखो अब चौथी चीज आ रही है एटम के बारे में। देखो क्या क्या सीख चुके हैं हम। पहली चीज ये सीखे थे कि मैटर एटम से बना होता है, एटम के बीच में बॉन्ड होता है और एटम के बीच में स्पेस होती है। दूसरी चीज हम सीखे ये एटम बहुत छोटे होते हैं, अभी शुगर वाले एग्जांपल से। तीसरी चीज हमने ऑब्जर्व करी कि यार एटम मूव भी करते हैं। अब मूव क्यों करते हैं ये समझते हैं, क्यों मूव कर रहे हैं एटम, है ना। देखो अगर वापस हम अपनी बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो हमने अभी सीखा कि दुनिया का हर मैटर एटम से बना है। मुझे एक सिंपल सा आंसर दो आप सभी लोग कि क्या दुनिया के हर एटम के बीच का बॉन्ड सेम, मतलब जो बॉन्ड होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? जल्दी बताओ, क्या ये जो बॉन्ड है ये सेम होगा या अलग अलग होगा? तो भाई ये जो बॉन्ड है ये हर मैटर का अलग अलग है। इसी बेसिस पे तो कोई ज्यादा, एक तरीके से कह लो कि एक ऐसा मैटर बन रहा है जिसके बॉन्ड टूट रहे हैं, और एक ऐसा मैटर भी है जिसके बॉन्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। देखो जैसे इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं तो ये नहीं ब्रेक हो रहा है, मतलब कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो ध्यान से समझना, तो इसका मतलब कि अगर ये बॉन्ड वीक है, अगर ये बॉन्ड अलग अलग स्ट्रेंथ रखता है, तो ये जो एटम है ऑलवेज हैज द टेंडेंसी टू मूव। तो आपको ये समझना है कि एटम्स ऑलवेज आर इन मोशन। एटम्स क्या होते हैं? हमेशा मोशन में होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आपको पता है ना, मोशन से आने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन से आने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम नोट कर सकते हैं यहां पे, कि सिंस द बॉन्डिंग इज डिफरेंट, एटम्स ऑलवेज हैव, या एटम्स ऑलवेज आर इन कांस्टेंट मोशन, which is called काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इस काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है ना, वो हीट से भी, अभी हमने देखा था हॉट वाटर में यही मूवमेंट तेज हो रहा था और कोल्ड वाटर में स्लो हो रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पेपर बेटा, पेपर, अब ये भी एक बच्चा अच्छा पूछ रहा है कि सर पेपर सॉलिड है फिर वो ब्रेक कैसे हो गया? बेटा सॉलिड में भी अलग अलग इंटेंसिटी के बॉन्ड होते हैं। सॉलिड में भी स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, वीक सॉलिड होते हैं, है ना। तो सॉलिड है पेपर, डेफिनेटली सॉलिड है। तो आप लोगों के दिमाग में गलतफहमी, आप क्या सोच रहे हैं कि वो बॉन्डिंग के बेसिस पे सॉलिड डिसाइड होता है? नहीं, एटॉमिक स्पेस के बीच पे सॉलिड डिसाइड होता है। उसके ऊपर और अलग अलग लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको हम धीरे धीरे, इसलिए जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। लेकिन पहली बात, एक बात बताओ, जब आप पानी गर्म करना स्टार्ट करते हो, आप सभी ने देखा होगा, जैसे आप पानी गर्म स्टार्ट करते हो करना, तो आपने देखा पानी मूव करना स्टार्ट कर देता है। किस किसने देखा है पानी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है? आराम सोचो, क्या पानी मूव करना स्टार्ट कर देता है? मतलब हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को हीट देते हैं तो उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। सर ये कैसे है? ये नेचर का एक लॉ है बेटा। अगर आप देखो, अगर इसका उल्टा लॉ दिखाता हूं, देखो जैसे ये मेरे दो हाथ है, मैं मूव कर रहा हूं, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? बताओ, आप सभी लोग इस तरीके से हाथ को मूव करके देखो, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? आप देखो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब मूवमेंट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं हीट से भी मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आनी चाहिए कि मूवमेंट से, मोशन मतलब कि काइनेटिक एनर्जी से हीट प्रोड्यूस हो सकती है, और हीट से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, और हीट से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कभी हीट दोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब कि जो मूवमेंट या काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, आप लिखो काइनेटिक एनर्जी
ये इंक्रीजेस का साइन है, ठीक है, इसको मैं इंक्रीजेस का साइन यूज करता हूं, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हीट, और हीट को ही मेजर हम किससे करते हैं बच्चों, टेम्परेचर से करते हैं। हीट को ही किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर से करते हैं। पहले तो भैया नालायकों, है ना, बात करें हाउ काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड। बेटा ये एक्चुअली नेचर का बेसिक लॉ है कि जब भी दो बॉडी मोशन करती है ना, ऑटोमेटिकली वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये नेचर का लॉ है, इसको आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके मानना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो उसको ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको मान सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो मेरे हाथ है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी में है, लेकिन इनके देखो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या प्रोड्यूस होने लगती है, देखो मेरे हाथ गर्म होने लगते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो हमें समझ आना चाहिए कोलिजन या मूवमेंट की एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होती है, या हीट से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस एग्जाम्पल में जो हम देख रहे थे, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे क्या हो रहा था, ज्यादा टेम्परेचर था तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए मिक्सिंग जल्दी हो गई, और यहां पे मिक्सिंग कम हुई। अगर हम बात करें कि सर ये जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग है इसे हम क्या कहते हैं, जो पानी में शक्कर हमने मिलाई थी तो उसमें भी एटम की मिक्सिंग हुई थी, अभी पानी में इंक मिलाई तो भी इंक की मिक्सिंग हुई, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया तो भी मिक्सिंग हुई। इस मिक्सिंग को क्या कहते हैं, तो इस मिक्सिंग को कहते हैं बेटा केमिस्ट्री में डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इस मिक्सिंग को, डिफ्यूजन कहते हैं। केशव क्या पढ़ने को बोला सर, नाउ आई एम इन 10th, आई स्टडी 9th फ्रॉम यू एंड मार्क्स केम 98/100 इन साइंस। बहुत बढ़िया केशव बेटा, क्या बात है, 98, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है और अच्छे समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक टाइप के एटम है, ये मेरे दूसरे टाइप के एटम है, देखो अलग अलग टाइप के एटम दिख रहे हैं। जैसे ये एटम एक दूसरे से मिक्स होते हैं, एक दूसरे के एटॉमिक स्पेस, देखो इसके अंदर स्पेस थी, ये देखो यहाँ स्पेस है अलग अलग, ये सब एटम मानो आप सारी मेरी फिंगर्स को। यहाँ एक अलग टाइप का एटम है, देखो एक ब्राइट एटम है, एक डार्क एटम है। ये दोनों एटम क्या करते हैं, अगर मिक्सिंग हो जाए, ये एक दूसरे की स्पेस के अंदर स्टोर हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ एटम्स। इसी मिक्सिंग ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, अब ये समझते हैं, अब ये भी समझते हैं, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। देखो आप आराम से सोचो, नेचर में कोई भी चीज, जैसे आप देखते हो पॉजिटिव आयन एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो आप कभी भी ऑब्जर्व करना, नेचर का एक और लॉ है। उस लॉ को समझने के लिए तो आपको हायर क्लासेस को भी समझना पड़ेगा, लेकिन हम उसको ऑब्जर्वेशन समझते हैं। जैसे बलून में हम हवा फिल करते हैं, है ना, हम हवा डालते हैं। अब होता क्या है कि बलून के अंदर जब हवा हम डालते हैं तो अपने ज्यादा एयर फिल कर दी, जैसे ही आप उस बलून को छोड़ते हैं तो क्या जो एयर है वो अपने आप बाहर आ जाती है, जल्दी बताओ, क्या वो एयर अपने आप बाहर आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बलून के अंदर पहले कोई हवा नहीं थी और आपने अब उसमें फोर्सफुली हवा फिल कर दी है, तो आपने जो उसका नेचुरल स्टेट है उसे चेंज कर दिया, आपने बहुत सारे एयर के एटम्स वहां पे फिल कर दिए हैं। तो एयर के एटम्स की अब टेंडेंसी क्या है कि वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नेचुरल स्टेट एक दूसरे से दूर रहना है। तो एक फंडामेंटल बात है यूनिवर्स में देखी गई है कि कोई भी दुनिया की चीज जहां पे उसके एटम ज्यादा होते हैं उससे वहां जाना चाहती है जहां उसके एटम कम होते हैं, और ये इसका ज्यादा स्टेबल स्टेट होता है, तो अभी के लिए आप इसको याद रखें, है ना, और ये इसका अनस्टेबल स्टेट होता है। अभी के लिए आप इसको याद रखें, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, जब हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो ये बात हम गहराई से समझ पाएंगे, ठीक है, ये हम गहराई से समझ पाएंगे। तो अभी बस हमें इतना याद रखना है कि डिफ्यूजन होता ही इसलिए है कि जहां पे वो एटम ज्यादा है, तो देखो शुगर के एटम एक दूसरे के साथ ज्यादा थे, तो टूट के किसके बीच में चले गए, वो टूट के पानी के बीच में चले गए, दूर 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 चले गए। आप ध्यान सोचना, पहले जब शुगर का क्यूब था, जब शुगर का क्यूब रहा होगा तो इतने से में कितने सारे एटम रहे होंगे, छोटे 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 छोटे, फिर वो धीरे धीरे टूट के अलग अलग हो गए,
और देखो अलग अलग होके दूर चले गए ना अपने आप ही, तो दूर जाने का उनका टेंडेंसी है क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली बात है भाई, अगर ये जा रहा है और दूर दूर हो रहा है तो किसी और एटम्स के बीच की स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे ये एक डेफिनेशन है, इसको हम मिक्सिंग की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो यहां पे पानी के एटम है और यहां पे शुगर के एटम, वो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, उसको भी हम डिफ्यूजन ही कहते हैं। until they are evenly distributed it occurs due to the random motion of particle does not require external energy। मैंने अभी आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि एटम रैंडमली मूव करना चाहते हैं, और रैंडम मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। क्या ये बात सभी को समझ आ गई यहां तक? चलो, तो अब मुझे बता दो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपको क्या लगता है? जो डिफ्यूजन है, जो रैंडम मोशन है, वो बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब है बेटा वेयर एटम्स आर नियर, वेयर एटम्स आर नियर। लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और यहां पे क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब सिंपल है, जहां पे एटम्स कम है, वेयर एटम्स आर लेस। ठीक है, वेयर एटम्स आर लेस। तो अभी सभी ने बताया कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, तो रैंडम मोशन बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, है ना? क्योंकि डिफ्यूजन तो हो ही इसलिए रहा है, रैंडम मोशन के कारण डिफ्यूजन हो रहा है ना? सर हाउ डज डिफ्यूजन टेक्स प्लेस? बेटा डिफ्यूजन सिंपल, मैंने बताया एटम्स रैंडम मोशन में होते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है बॉन्ड को तोड़ने का, है ना, तो वो डिफ्यूजन की तरफ चले जाते हैं। देखो इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आप देखना, ये अगर किसी को गहराई समझ आएगा तो देखो ये डिफ्यूजन है। जैसे मैंने क्या करा, इन एटम्स के बॉन्ड को तोड़ा। अब तोड़ा तो मान लो मैंने अपने, है ना, अपनी एनर्जी से, तो तोड़ने में तो मेरी एनर्जी गई, लेकिन अब देखना ये अभी एटम्स अब साथ में है कि नहीं है? क्या ये एटम्स अभी साथ में है ना? अब अगर मैं इसको फेंकूं यहां पे ऐसे करके, ऐसे फेंकूं, देखो ये सब एटम अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? बताओ, क्या ये सब एटम अलग अलग हो गए? ये इनको एटम की तरह देखो, क्या ये अपने आप, क्या मैंने इनको अलग अलग किया या अपने आप अलग अलग हो गए? अगर ये अपने आप अलग अलग हो गए तो इस अलग अलग होने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इस दूर दूर जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। समझ आया बेटा? समझ आया? अच्छा, चलो दूसरी बात बताओ, बॉन्डिंग बिटवीन एटम। मुझे एक बात बताओ, जब बॉन्डिंग वीक होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा? बताओ, अगर मैं लिखूं वीकर बॉन्डिंग है, अगर वीकर बॉन्डिंग है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बता दो। वीकर बॉन्डिंग है तो डिफ्यूजन ज्यादा, सोचो, दिमाग लगाओ, डिफ्यूजन करना है, दूर दूर जाना है, तो वीक बॉन्डिंग में डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्डिंग वीक है तो एटम इजीली मूव कर पाएंगे, इजीली मूव कर पाएंगे तो क्या होगा भैया? इजीली मूव कर पाएंगे तो इजीली दूर दूर जा पाएंगे, और दूर जाने का ही नाम तो डिफ्यूजन है, दूर जाने का ही नाम तो डिफ्यूजन है। बढ़े आगे, पालीवाल। अब नहीं, अब वापस देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पूरा डिफ्यूजन खत्म होने के बाद तू आके बोल रहा है कि सर डिफ्यूजन समझा दो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं भैया स्पीड में, जैसे कि ये वाला आंसर बताएं जल्दी से। चलो अब मैं आपके नाम लूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, क्वेश्चन भी साथ में करते चलेंगे और फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया जहां हमने मैटर को समझ लिया है, मैटर की वैसी क्वालिटी समझ ली है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से स्पीड में, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको ही मैं उसका ही नाम लूंगा, सबका नाम नहीं लूंगा। और आंसर कैसे देना है? शिट 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 शिट।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत आगे आ गए हम। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सॉल्ट पार्ट तो क्या होता है, बोला है व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व वाटर लेवल डज नॉट राइज सिग्निफिकेंटली बिकॉज सॉल्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। वो स्पेस तो पहले भी थी पानी के बीच में, तो वो स्पेस ही को ऑक्युपाई कर लेते हैं, कोई एडिशनल जगह पे नहीं क्या करते हैं, कोई एडिशनल जगह पे नहीं वो सेटल होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, ये बताओ, चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। Me to solid liquid gas by shape volume movement, another tricky one. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सॉल्ट पार्टिकल व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, दे बिकम इनविजिबल, दे ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली, दे केमिकली रिएक्ट विद वाटर। तो देखो ये तो नहीं होता है ना, द फ्लो दे फ्लोट ऑन वाटर, ये भी नहीं होता भाई। इसका बी आंसर भी ठीक है और एक्चुअली में ए भी ठीक है, लेकिन ज्यादा सॉल्ट डालोगे तो ऐसा नहीं होगा। ज्यादा पता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, एक लिमिट से ज्यादा सॉल्ट डालोगे तो वो नहीं मिलेगा पानी में। तो पहला नहीं, बी ऑप्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन मानेंगे इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बताओ, चलो जल्दी से थर्ड का आंसर बताओ। जल्दी, अगर हमने सॉल्ट की जगह शुगर की जगह सॉल्ट यूज किया होता तो कोई डिफरेंस आता क्या? पालीबल समझाऊंगा, चिंता मत कर। शुगर की जगह अगर हमने सॉल्ट यूज किया होता तो कोई डिफरेंस होता, बताइए। कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, है ना, सिमिलर डिसोल्यूशन होकर, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही हो रही है ना, पार्टिकल साइज भी सिमिलर ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता। फोर्थ का आंसर बताइए। चलिए, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव अबाउट मैटर। जो एक्सपेरिमेंट था सॉल्ट एंड शुगर वाला, वो क्या बताता है हमें? पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, गलत बात है। पार्टिकल्स स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टिकल एक्सपैंड्स व्हेन सॉल्यूट्स आर एडेड, बिल्कुल गलत बात है। वाटर कैसे एक्सपैंड कर जाएगा? ओनली सॉलिड्स कैन डिसॉल्व इन लिक्विड, ये भी गलत बात है। सॉलिड लिक्विड की बात कहां से आ गई इसमें? बेटा अगर आपके नाम रैंडम होंगे तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, है ना, ये बात श्योर है बेटा। आपका नाम ठीक होना चाहिए तभी मैं लूंगा। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक चीज आप सभी ने पढ़ी है कि भाई अभी मैंने आपको समझाया कि मैटर का क्या होता है, एटम होता है। मैटर किससे बना है? एटम से। और बेटा हर एटम के पास क्या है ना, एक स्पेस वो ऑक्युपाई करता है, जिसके कारण उसके पास एक प्रॉपर्टी आती है फिजिक्स की, जिसे हम क्या कहते हैं? मास। जिसे हम क्या कहते हैं? मास, है ना। जिस मास को हम किस में मेजर करते हैं? इसी मास को हम ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, है ना, मिलीग्राम में, इन सब में मेजर करते हैं। तो आपको फील है कि मास क्या होता है ना। तो अब बोला यहां पे क्या है कि अगर हम 50 ग्राम सॉल्ट को 100 ml पानी में मिला दें, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। मास क्या होगा? वो 100 ग्राम ही रहेगा, वो 150 ग्राम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा या डबल हो जाएगा? बताओ, मास में क्या फर्क आएगा? बढ़ेगा या कम होगा मास? तो अगर फिफ्थ, ऐसे नहीं, फिफ्थ का ऐसे आंसर लिखो, फिफ्थ का क्या होगा? फिफ्थ का आंसर बताओ, समझ नहीं आ रहा बिकॉज। तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो अगर पानी का 100 ml और मान लेते हैं पानी का एवरेज मास 100 ग्राम है, अभी थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लें हम, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर उसमें सॉल्ट ऐड करोगे तो एटम तो बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ एटम तो बढ़ रहे हैं ना। और अगर नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं तो मास भी तो बढ़ेगा ना बेटा, मास भी तो बढ़ेगा, है ना। मास एटम से आता है और एटम बढ़ रहे हैं तो मास भी बढ़ेगा। चलिए जल्दी से छठवां क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन है शायद, देखते हैं, फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। भाई आज का लेक्चर हमारा 2 घंटे के आसपास मिनिमम होगा, वन शॉट है, ठीक है, लेकिन इसे एक वन शॉट में सब कुछ खत्म करवा दूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो घबराना नहीं है। और बस यही बोलूंगा कि आराम से, शिद्दत से एक बार पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा फाइनल चैप्टर रिवीजन हो जाएगा फिर, क्योंकि इसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इसलिए।
5-8 dilutions of potassium permanent solution, the water remains slightly colored because the dye becomes more concentrated. नहीं, concentration बढ़ता नहीं है, कम होता है. Obviously, the पानी ज्यादा बना रहे हो तो concentration पोटेशियम परमैंगनेट कम हो रहा है ना. पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर स्टिल प्रेजेंट. बिल्कुल सही बात है. वाटर नेचुरली डेवलप्स कलर. नहीं. द बीकर कंटेमिनेट्स. नहीं. तो ये क्या होता है ना, पार्टिकल जो होते हैं इतने छोटे होते हैं बेटा कि वो स्टिल रहते हैं, है ना, स्टिल रहते हैं वो. ओके और अच्छा क्वेश्चन है क्या हमारे पास? ये भी इजी क्वेश्चन है. चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा, क्या होगा? 7th क्वेश्चन का आंसर दो. बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करते रहना. 7th क्वेश्चन का आंसर दो. पीडीएफ आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट मिल जाएगी. अच्छा गौरव है तेरा नाम? अच्छा ठीक है. जो सबसे पहले 7th का आंसर लिखेगा फाइनली, बेटा हर क्वेश्चन में नाम लूंगा तो थोड़ा वो हो जाएगा ना. आतिफ किसका क्वेश्चन का नाम दे रहा है तू? व्हेन द इंसेंस स्टिक इज अनलिट वी नीड टू बी वेरी क्लोज टू द स्मेल. क्यों? क्योंकि एयर पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग. एयर पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू फ्रेग्रेंस पार्टिकल डिफ्यूज स्लोली, द स्मेल गेट्स. तो बेटा एयर के पार्टिकल के मूवमेंट के कारण हमें नहीं खुशबू आती है, इंसेंट स्टिक के पार्टिकल के कारण आती है. तो एयर पार्टिकल वाला आंसर गलत है. सबसे पहला मेरे हिसाब से फिर दिया है मनु जाट ने, सबसे पहले आंसर दिया है, और दूसरा आंसर दिया है आस्था ने. मनु जाट और आस्था इन दोनों ने दिया है. फिर संजीव का भी ठीक है, शिवानी ने भी ठीक दिया है, गुरेशु ने भी ठीक दिया है, सिया ने भी ठीक दिया है, विमल तेरा गलत है, मानवी ने भी ठीक दिया है. तो लोग जल्दी जल्दी में गलत कर गए. ए नहीं आएगा बेटा. ओनली अ फ्यू फ्रेग्रेंस पार्टिकल डिफ्यूज स्लोली. फिर जब आप उसमें आग लगाते हैं तो वो उनकी रेट इंक्रीज हो जाती है, डिफ्यूजन बढ़ जाता है. मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले. धनुष्का बेटा हम हर चीज एक्सप्लेन करते चल रहे हैं साथ में, और चैप्टर तो पहले ही मैंने आपको करवा दिया है बेटा. ये तो वन शॉट में अब और उसको हम रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है चलो ये वाला और आंसर दे दो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में आगे बढ़ेंगे. एट्थ क्वेश्चन का आंसर दो. आफ्टर लाइटिंग द इंसेंस स्टिक द स्मेल स्प्रेड्स क्विकली बिकॉज. क्यों होती है स्मेल जल्दी, क्यों स्प्रेड कर जाती है लाइटनिंग के बाद? अंजना शर्मा बेटा बताएंगे थोड़ी देर में. एट्थ का आंसर दिया है सबसे पहले मनु ने, तो दिया है सही बात है फिर से, लेकिन मनु तू लिख नहीं रहा है कि एट्थ का दे रहा है किसका दे रहा है. शिवानी बहुत बढ़िया, शिवानी का आंसर आया है. फिर से नाम को चेंज करें, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा तभी नाम ले पाऊंगा मैं. आतिफ का आंसर ठीक है. अपना किचन बेटा नाम चेंज कर ले. विमल का भी ठीक आ गया है, यशी का भी ठीक है. गुड इवनिंग अनुपम, गुड इवनिंग. दक्ष नाम मत बता, आंसर बता बेटा. ठीक है सो बच्चे बोल रहे हैं हीटिंग इंक्रीजेस पार्टिकल मूवमेंट एंड डिफ्यूजन रेट. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है चलो अब कुछ क्वेश्चंस इनको हम बाद में देखेंगे, अब हम आगे चलते हैं. हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है यार, ये क्वेश्चन अच्छा है. अगर हम इंक की जगह, देखो ये मैंने अभी आपको सिखाया था, अभी आप बता पाओगे. जो एक्सपेरिमेंट था ना इंक वाला, उसकी जगह अगर हनी यूज करते तो क्या होता. देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको 9th क्वेश्चन नाम दूंगा. अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने बच्चे इसे. अभी मैंने बताया भी था आपको बॉन्डिंग के लेवल पे. द हनी टेक सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टू स्प्रेड. जब आप हनी को डालते हो ना पानी में तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है मिक्स होने में. ऐसा क्यों है? It's chemically repelled by water. It has higher viscosity, resist particle movement. Honey particles are positively charged. Water molecules are actively block honey. ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये आ जाएगा तो फंस जाओगे, इसलिए इसको डिस्कस करूंगा. देखो तो 9th का जो आंसर आएगा, देखें किसी ने दिया है क्या आंसर 9th का? अच्छा 9th का भी आंसर आ गया बेटा. धनुष का अभी नहीं, मैंने डिफ्यूजन पहले एक्सप्लेन कर दिया, मैं करूंगा थोड़ी देर से. आप अभी बेटा थोड़ा आगे बढ़े, मैं करूंगा, आप चिंता ना करें. 9th का डी और बी बोल रहे हैं लोग.
नहीं बेटा, 9th का सही ऑप्शन आ जाएगा वी। अब इसको समझते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन जो है जिसमें वीक बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगा, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा, वो स्लोली डिफ्यूज होगा। तो स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो डिफ्यूजन स्लो होता है, तो स्लो डिफ्यूजन है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखें, अब एक इंटरेस्टिंग चीज सोचते हैं, वो ये कि सर ये स्लो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। लेट्स से पानी और हनी को कंपेयर करते हैं तो कैसे समझ सकते हैं। तो बेटा क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं बेसिकली पानी हनी ये सब लिक्विड में आते हैं, तो इनकी एक क्वालिटी होती है जिसे हम कहते हैं, इनकी एक सॉरी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप इसको अच्छे से 11th क्लास में। विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं हम गाढ़ापन। तो अब आपको याद रहेगा है ना, गाढ़ापन मतलब इसको आप, हाँ सही लिखा है मैंने मेरे हिसाब से। तो जो जितना गाढ़ा है उसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग है या वीक है, बताओ। उतनी स्ट्रांग है। और जिसकी स्ट्रांग बॉन्डिंग उसका स्लो डिफ्यूजन। तो अब आप बता पाओगे कि अगर मैं पूछूं बताओ कि भाई पानी में और हनी में सबसे ज्यादा तेज कौन डिफ्यूज करेगा, तो आप बता पाओगे कि सर पानी की बॉन्डिंग कम है, पानी की विस्कोसिटी कम है, तो पानी जल्दी डिफ्यूज कर पाएगा, है ना। आई होप अब आप रिलेट कर पाओगे, अब आप रिलेट कर पाओगे। बेटा इसके नोट्स ना मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और जिन लोगों को सेशन पसंद आ रहा है पहले तो कमेंट में बता दें, और दूसरा है कि अगर आपने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी तो मार्क कर लें। पानी पी लूं मैं फिर स्टार्ट करें। मजा आ रहा है। देखो मतलब एक्चुअली क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका मेरा एक जो लेवल सेट हो जाएगा तो आपको और मजा आने लगेगा, है ना। हाय हाय एवरीवन, हाय रानी, हाय, हेलो बेटा, हेलो मानवी। लगभग 1 घंटा और चलेगा अभी क्लास। अच्छा हेलो सिमी। धनुष का देख डिफ्यूजन क्या होता है मैं लास्ट बार बताता हूँ। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब है जैसे पानी में अपन ने शक्कर मिलाई तो उसमें हुआ क्या समझ, उसमें शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो टूटे। पहले शुगर बड़ा था तो उसको ब्रेक डाउन किया, छोटे 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 एटम में चला गया, और वो एटम कहाँ पे सेटल हो गए, पानी के बीच में सेटल हो गए। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ एटम है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, है ना। जैसे कि जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके पार्टिकल कहाँ मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सिंपल मतलब मिक्सिंग होता है। अगर दो चीज मिक्स हो रही है मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, बस। दो चीज अगर मिक्स हो रही है तो डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है आरशी, ओके बेटा, हेलो। चलिए जी फाइनली अब हम आगे बढ़े धमाकेदार तरीके से और बिल्ड करते हुए, मैटर को बिल्ड करते हुए आगे चलते हैं। और अब फाइनली हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर की जो इतनी समय से हम बात कर रहे हैं ना, इसी को 3 कैटेगरी में बांट दी गई। एक्चुअली 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन हमें जो पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, वो 3 कैटेगरी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर क्या बेसिस था 3 कैटेगरी बनाने का, क्यों बनाई गई? तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा सब उसके बेसिस पे ही है। देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसके एटम क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनके एटम थोड़े से दूर होते हैं। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, आप खुद बताओगे। और कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनके, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनके एटम काफी दूर होते हैं। तो सर दूर का मतलब क्या है, सिंपल है। अब आप या तो इसको बॉन्डिंग के लेवल पे समझ लो या तो एटॉमिक स्पेस के लेवल पे समझ लो, ये 2 ही लेवल है समझने के लिए। मैंने आपको बताया एटम की बात होगी तो बॉन्डिंग और स्पेस की बात होगी। मैं सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या मैं इस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकता हूं कि एटॉमिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है? तो बेसिकली अगर एटॉमिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है या एटॉमिक स्पेस बहुत कम है, एटॉमिक बॉन्डिंग इज वेरी हाई,
हम ऐसे मटेरियल को क्या बोल देते हैं, सॉलिड बोल देते हैं। सिंपल मतलब है, सॉलिड वो मटेरियल है जिनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा है ना। अगर इनसे कम, अब सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक हम सॉलिड बोलेंगे, तो बेटा इसकी एक लिमिट होती है, एक नंबर होता है, जो नंबर आपको नहीं पढ़ना। जैसे सिंपल मैं ऐसे बताता हूं कि हमने से हाइट में कैसे कैटेगराइज कर देते हैं ना। मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हमने बोल दिया भैया जिनकी हाइट 4 फीट तक है उनको ए कैटेगरी बोल देंगे, जिनकी 4 फीट से 6 फीट है, 4 फीट से 5 फीट है उनको बी बोल देंगे, जिनकी 5 से ऊपर है उनको सी बोल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक लेवल की बॉन्डिंग तक, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तक सॉलिड, उससे अगर वीक हुई एटॉमिक बॉन्डिंग, इज वीकर देन सॉलिड, तो उसको लिक्विड बोल देंगे। और यहां पे एटॉमिक बॉन्डिंग इज वीकेस्ट, एटॉमिक बॉन्डिंग इज वीकेस्ट। अब इसको ना आप ऐसे मत समझो, आप ना एग्जाम्पल से समझो कि सर कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मैं सॉलिड के आपको एग्जाम्पल बताऊं बच्चों, तो सॉलिड के एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, आयरन, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। आपका कॉपर, उसको भी किस में रखते हैं हम, सॉलिड में रखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल बता दो आप लोग बता दो सॉलिड के एग्जाम्पल। अनुराग हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। अब जैसे ऑरेंज है, कोई पूछ रहा है ऑरेंज क्या होता है ना। तो बेटा ऑरेंज क्या है ना, वो बेसिकली अगर आप उसके अलग अलग चीज को देखना पड़ेगा। ऑरेंज जैसा होल को आप सॉलिड कह सकते हो, है ना, लेकिन जैसे ही उस सॉलिड के बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम ऑरेंज लेवल तक हैं तो उसे कह सकते हैं, सॉलिड ही मान सकते हैं। ठीक है, पेन, चौक, कार्डबोर्ड, यस। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो आपको ना खुद समझ आ रहा हो कि अच्छा मतलब इस लेवल की बॉन्डिंग के बाद हम इनको ये कह रहे होंगे, है ना। वाटर हो गया, जूस हो गया, एक्सेट्रा। गैस में सर कौन सी गैस है, तो देखो अब गैसेस कितनी खास बात है। गैस के पहले तो एग्जांपल देखो आप, फिर उसकी खास बात बताता हूं मैं आपको। अगर गैसेस की खास बात करें तो CO2, O2। और आप देखो बेटा, आप एक बात देखो, आप बहुत यूनिक चीज नोटिस करोगे कि अगर हमारे किसी भी मैटर के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। आप देखो, अगर एटम विजिबल होता है कि नहीं, सोच के देखो, एटम तो बहुत छोटा है। अभी शुगर दिखना बंद हो गई थी थोड़ी देर पहले जब पानी में मिला रहे थे। तो अगर आप शुगर के एटम बहुत दूर दूर रख दो तो क्या शुगर दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो देखो ये गैस के पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं एक दूसरे से कि वो विजिबल नहीं होते। इसलिए आपको देखो बहुत सारी गैसेस दिखती नहीं है ना। गैसेस के वैसे गैसेस में कलर आने का एक और भी रीजन होता है, बट बेसिक रीजन आप समझो कि जब उनके पार्टिकल इतने दूर चले जाए कि वो दिखना भी बंद हो जाए। जैसे कि देखो ऑक्सीजन दिख नहीं रही है, CO2 दिख नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैसेस बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। स्पॉन्ज, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने, स्पॉन्ज सॉलिड है कि नहीं, स्पंज। तो स्पंज भी सॉलिड है। अब आप बोलेंगे सर वो तो दब जाता है, नहीं, आप आराम समझो, वो तो उसके अंदर एयर फिल्ड है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो एयर बाहर आने के लिए निकलता है। लेकिन एक बार आपने उसको दबा दिया, फिर क्या हम उसको फर्दर उसके एटम्स को, और तो उसके देखो आप लोग क्या गलतफहमी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो चीज का हम शेप, तो आप शेप से रिलेट करो, नहीं बेटा, आप स्पंज के बॉन्ड के बीच में देखेंगे। मैंने एक फंडामेंटल चीज बताई है, एटॉमिक बॉन्डिंग, इस बेसिस पे डिपेंड करना है, इस पे नहीं कि उसको आप दबा सकते हो नहीं दबा सकते हो, ऐसे नहीं चेंज करना। वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि शेप चेंज हो सकता है कि नहीं, लेकिन एटॉमिक बॉन्डिंग इसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, अब हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम आराम से कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद इस चीज को समझेंगे। आराम से कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखा है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, आपने एक पेन ली, एक बुक ली, एक नीडल ली और एक वुडन स्टिक ली। आपने क्या करा, इन सबके इसके शेप को क्या किया, शेप को स्केच किया। अच्छा, ये हम
अब हम इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या पेंसिल का, पेन का शेप फिक्स्ड होता है? बिल्कुल फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स्ड होता है? हमें रीजन समझ आ गया, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं। या हम कह सकते हैं वो चीजें जिनका शेप फिक्स्ड होता है उनको हम सॉलिड कहेंगे। तो स्पंज वाला क्वेश्चन यहीं से आता है। लेकिन स्पंज का आप शेप नहीं चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर की एयर निकाल रहे हैं, इसलिए उसका शेप चेंज हो रहा है, इसलिए नहीं कि उसके बॉन्ड के बीच में चेंज हो रहा है कुछ भी। तो ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझो। सॉलिड का मतलब क्या? सॉलिड का मतलब ये कि जो मटेरियल है उसका जो स्ट्रक्चर है एटॉमिक लेवल पे वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं चेंज होना चाहिए। तो स्पंज में ये चेंज नहीं होता बेटा, ये समझने वाली बात है। देखो इसको समझो आराम से, है ना। ये सॉलिड है, अगर मान लो ये सॉलिड बनाया मैंने, तो इस सॉलिड का ये स्ट्रक्चर का भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो बेटा बहुत जूम करके देखेगा ना माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखेंगे आपको एटम, तो ठीक है, एटम तो बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि सॉलिड का मतलब ये नहीं कि शेप चेंज नहीं हो तो, या शेप चेंज हो जाए तो वो सॉलिड नहीं है, नहीं। सॉलिड का मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका स्पॉन्ज वाला जो डाउट है अब खत्म हो गया होगा आई थिंक। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, वो तो एयर बाहर आ रही है इसलिए वो चेंज हो रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट किया लिक्विड स्टेट को समझने के लिए। वाटर लिया, कुकिंग ऑयल लिया, मिल्क लिया, जूस लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, है ना। इन सबको हमने कंसिडर किया। हमने क्या करा, इनको अलग अलग कंटेनर के शेप में डाला। अब देखो कितनी प्यारी चीज है, कितनी प्यारी चीज है। पहले आपने क्या करा, पानी को पहले इस शेप के कंटेनर में डाला, फिर पानी को आपने इस शेप के कंटेनर में डाला, फिर पानी को लेट से आपने इस शेप के कंटेनर में डाला। हुआ क्या? हुआ क्या? तो पानी के जो देखो, जो पानी के एटम्स है वो तो ऐसे ही रहे, लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर आए, देखो उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई। देखो उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई। देखो आप, अरेंजमेंट चेंज हो गई कि नहीं हो गई? वही पार्टिकल जो ऐसे अलाइंड थे, देखो वो ऐसे अलाइंड हो गए, और यहां भी देखो उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई। देखो एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो सकती है लिक्विड में, तो लिक्विड शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो लिक्विड में एटॉमिक अरेंज चेंज हो सकती है। तो याद रखना, ये बात याद रखना, शेप पे मत जाना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन चेंज। अच्छा बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर कब चेंज हो सकता है? जब बॉन्ड स्ट्रांग हो या वीक हो? बताओ आप लोग, बताओ आप लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिस है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ही तो है, पूरी की पूरी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है वो चेंज नहीं होने देगा, जिसकी वीक है वो चेंज होने देगा। देखो आप खुद ही देखो, आप हर चीज ना एक ही चीज से रिलेट करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाओ, बार बार बॉन्डिंग पे जाओ, एटॉमिक स्पेस पे जाओ, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा एक और यहाँ पे चीज करी थी, एक और यहाँ पे चीज करी थी। क्या करी थी कि इन लिक्विड को ना, इस पानी को ना फेंक दिया, ऐसे ना ग्राउंड पे फेंक दिया, तो ये और फैल गया। तो देखो वो अपन को डिफ्यूजन की टेंडेंसी पता है, जितना मौका मिलेगा फैलने का वो उतना फैल जाएगा, है ना। तो वो भी हमें याद थी, है ना। हनी क्या है? आप लोग बता दो हनी क्या है? तो हनी का स्ट्रक्चर आप जिस कंटेनर में डालो चेंज होता है, मतलब लिक्विड हो गया एक, है ना। व्हीट फ्लावर क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, व्हीट फ्लावर क्या है? तो ये व्हीट फ्लावर, सैंड, इन सब का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो चलो ये सब एक बार में ले लेते हैं। जैसे व्हीट फ्लावर एक बच्चे ने पूछा, दिमाग लगाओगे ना तुम्हें खुद समझ आएगा। सैंड, सॉल्ट और शुगर, है ना। ये क्वेश्चन ही तो डाउट में आ रहे हैं ना। ये सारे के सारे क्या है बताओ? दिमाग लगाओ, जो मैंने अभी तक समझाया उसके बेसिस पे जाओ। ये सारे के सारे बेटा सॉलिड है, ये सारे के सारे सॉलिड है। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि सर व्हीट फ्लावर तो ऐसा ऐसा होता है। मैंने बोला बेटा मेरे व्हीट फ्लावर या सॉल्ट या तो किसी भी चीज को ले ले। मान ले ये तेरा व्हीट फ्लावर है ना, ऐसे ये मैं तेरे को बस वो एक एक कण दिखा रहा हूं, उसके एक एक पार्टी उसको दिखा रहा हूं, जो उसका एक एक छोटा छोटा वो होता है ना, इस तरह का है। मान ले
मेरे बच्चे, तो तू ये सोच रहा है क्या कि व्हीट फ्लावर को इसमें डालते? नहीं, मैंने फिर क्या बोला, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाना है। तो ये देखेगा कि ये जो एक पार्टिकल है इसके अंदर के जो एटम है क्या उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है क्या? उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। जबकि पानी में, शहद में उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ये समझना जरूरी है कि एटॉमिक शेप की बात नहीं करेंगे हम, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि देखो अब इसमें होता क्या है, वही है ना, 9th क्लास है तो बच्चों को ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, बच्चा देखो ऐसे कंफ्यूज होते रहता है। आपको समझ आ रहा है, शेप मैटर नहीं करता है, मैटर एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर करता है। तो क्या आपके शुगर का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। क्या सॉल्ट का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। सैंड का नहीं कर सकते, व्हीट फ्लावर का नहीं कर सकते। तो ये सब सॉलिड कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से अब आपका स्पंज का डाउट भी चेंज हो जाएगा। अब बताओ स्पंज क्या है, तो आप बोलोगे सर उसका तो स्ट्रक्चर, उसका तो शेप चेंज होता है। शेप पे मत जाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाओ। क्या उसके एटम्स की पोजीशनिंग चेंज होती है? एटम्स के नहीं होती। एटम्स की पोजीशनिंग चेंज नहीं होती तो वो सॉलिड ही है। अब एक सिया एक बच्ची है, वो कह रही है सर शेप तो है नहीं सैंड का। बच्चे मेरा सैंड के फिर हम ना एक पार्टिकल के लेवल पे बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तुम एज अ होल नहीं देख पा रहे हो उसको, तो आपको उसके एक छोटे से कण को लेके बात करनी पड़ेगी, रेफरेंस कण पे सेट करना पड़ेगा। क्योंकि उस एक छोटे से पार्टिकल में पता है आपको कितने एटम्स होंगे? पता है आपको सेंड के एक पार्टिकल में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम होंगे। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 एटम्स होंगे। आप सोचो इसके अंदर इतने छोटे होते हैं एटम्स। समझ रहे हो आप? अब कोई डाउट तो नहीं आएगा? पहले बताओ, क्या आप अच्छे से सोच पाओगे? शेप पे नहीं फंसोगे ना? आपको उसके आपको जब भी पूरी, तो आप लोग क्लियर कर दिया देखो मैंने। अब आपको ना लाइफ टाइम क्लियर रहेगा, अब आपको इन चीजों पर डाउट नहीं आएगा। ऑल्दो जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो क्लैरिटी बढ़ते जाएगी। ग्लू क्या है? अब एक पूछ रहा है, बता दो यार ग्लू क्या है, सोचो यार। तो ग्लू नॉर्मली अपने जब वो ग्लू स्टेट में होता है, जब वो अपन यूज करते हैं तो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब वो हार्ड हो जाता है, जब उसका शेप चेंज होना बंद हो जाता है, तो किस में हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ऐसे ही मटेरियल होते हैं जो लिक्विड से सॉलिड हो जाते हैं, ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो गैस से लिक्विड हो जाते हैं, ऐसे ही मटेरियल होते हैं। अब ये कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर से, रुको जरा, अभी सब पढ़ेंगे। अभी कन्वर्जन पढ़ाऊंगा ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। चलिए, अब जैसे एक सिंपल सा है ना, ये एक एग्जाम्पल है, तो ना मेरे हिसाब से एग्जाम्पल अब आप खुद ही बता देंगे। ये एग्जाम्पल एक सिंपल सा, इसमें क्या करा है, गैसेस स्टेट को समझने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी समझ रहे हैं हम, है ना। कि जैसे हमें समझ आ गया भाई कि अच्छा सॉलिड में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, शेप और कुछ भी साइज भी चेंज नहीं हुआ था, है ना। और सॉलिड में हमने देखा कि हम इस सॉलिड को, इसका शेप भी चेंज नहीं कर सकते फोर्स लगा के। तो अभी आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है, सब कुछ एटॉमिक स्पेस और बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट है। गैसेस स्टेट को समझने के लिए इन्हें क्या करा, एक सिरिंज ली। सिरिंज समझते हैं आप, इंजेक्शन, है ना। तो एक इंजेक्शन लिया बेटा, और उस इंजेक्शन को खाली किया, ठीक है, और उस इंजेक्शन को यहां से क्या कर दिया, यहां से उसे पैक कर दिया, यहां से उसे पैक कर दिया इंजेक्शन को। अब उसको खाली करा, इंजेक्शन को खाली कैसे करा, उसकी जो पीछे का होता है ना, इसको आप ऐसे प्रेस करते हो, उसको हैंडल को बाहर निकाल लिया। अब 3 काम किए। पहले इसमें क्या किया, पहले इसमें सिंपल प्लेन हैंडल लगा दिया। पहले इसमें क्या करा, सिंपल प्लेन हैंडल लगा दिया इसके अंदर, यहां पे, और इसको यहां से फोर्स लगाया। दूसरे में क्या करा, ध्यान से समझना, दूसरे में क्या करा, दूसरे में सिरिंज या इंजेक्शन लिया। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। और क्या डाला इसमें, दूसरे में डाला पानी। बहुत ध्यान समझना, बड़ा प्यारा, मतलब मजा आ जाएगा आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट देख के। दूसरे में डाला पानी, सेम लेवल रखा भी सबको, है ना, लेवल सेम है बेटा। यहां भी लेंथ एल है इस जगह की, यहां भी लेंथ एल है। और तीसरे में क्या, तो यहां पानी डाला, अभी मैं लिख दूंगा नीचे। और तीसरे में क्या करा, यहां पे क्या करा, सेम इंजेक्शन लिया, ठीक है, और यहां पे फिल कर दिया आपका, फिर से उन्होंने हैंडल लगाया उसका,
फोर्स लगाया यहां से भी, यहां पे भी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या डाला, यहां पे डाली चौक। तो इस वाले में चौक है, इस वाले में एयर है, मतलब कुछ नहीं है, और इस वाले में पानी है, और तीनों को फोर्स लगाया। पूछा बताओ सबसे ज्यादा किसमें ये नीचे जा पाएगा, ये शिफ्ट सबसे ज्यादा किसमें आएगा नीचे, बताओ जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग। भैया सबका आंसर चाहिए और सेशन लाइक करते चलना, अपनी अटेंडेंस मार्क करते चलना। जल्दी बताओ, जब मैं तीनों सिरिंज को दबाऊंगा तो चौक वाली सिरिंज सबसे नीचे अंदर की तरफ प्रेस हो पाएगी, या फिर आपकी एयर वाली हो पाएगी। मतलब 1 2 3 का लेवल बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फिर उससे कम कौन सा होगा, फिर उससे कम कौन सा, ऐसे बताओ। इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ जल्दी से। हाफ एन आवर और चलेगी बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो सभी लोग कमेंट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसमें प्रेस हो सकती है, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें। तो जिस जिसका ये आ रहा है उसका बिल्कुल सही है बेटा, 2 3 1। अब मैं अगर आपको ना भी बताऊं ना, मुझे पता है मैंने इतनी डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है कि क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होगा। एटॉमिक स्पेस के बेसिस पे बताओ किसमें एटॉमिक स्पेस ज्यादा थी, जिसमें एटॉमिक स्पेस ज्यादा थी पहले से, क्या आप उसको ज्यादा पास ला पाओगे। क्या ऐसा हुआ होगा कि यहां पे जो एयर के पार्टिकल थे वो दूर दूर थे तो आपने उसको पास ला पाए। यहां पे ये बहुत दूर नहीं होते हैं, बहुत कम एटॉमिक मतलब एटॉमिक स्पेस होती है बट बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ये कम पास आएगा। और यहां तो बिल्कुल भी नहीं होती एटॉमिक स्पेस, ये तो बहुत पास होते हैं। याद करो, ये रहा आपका सॉलिड, ये रहा आपका गैस, और ये रहा आपका लिक्विड। तो देखो आप वापस जाओ इस पे, देखो हमने अभी सीखा था, ये क्या सीखा था कि सॉलिड में क्या बताओ, क्या सॉलिड के एटम्स और पास आ सकते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेस करना। क्या सॉलिड कंप्रेस हो सकता है? और या मैं आपसे पूछता हूं कंप्रेसिबिलिटी का आप मेरे को रेशियो बताओ, सॉलिड लिक्विड और गैस में आप दिमाग लगा के मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कौन कंप्रेस हो सकता है, उससे कम कंप्रेस कौन हो सकता है, और उससे कम कौन कंप्रेस हो सकता है, बताओ। सर आपसे समझना बहुत आसान है बेटा, क्योंकि मेरी देखो मेरा क्या है, मैं आपको बताता हूं कि सच बता देता हूं, मैं 11th 12th क्लास को, ठीक है, फिजिक्स और नीट के लिए फिजिक्स ही पढ़ाते आया हूं इतने सालों से। आप YouTube पे जाएंगे, आप लिखिए अक्षय सर, और आप 11th 12th क्लास का कोई भी लेक्चर का नाम लिखिए, आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि लाखों बच्चों के वहां पे आप मतलब एक एक, आप अगर 11th 12th के वीडियोस पे देखेंगे ना, तो आपको ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जहां पे 5-5 6-6 हज़ार कॉमेंट्स होंगे, है ना, 10-10 हज़ार लाइक्स होंगे। मतलब बड़े भैया दीदी को मैं पढ़ाते आया हूं, तो मेरी मजबूरी क्या है कि जब मैं आपको छोटी क्लास पढ़ा रहा हूं तो मेरी मजबूरी है कि मैं बताऊंगा आपको सब कुछ ही, है ना, मैं बताऊंगा सब कुछ, मतलब ऐसे बताऊंगा कि आप ना लॉजिकल आंसर दे पाओ, आप ना मतलब ऐसे बस रटो नहीं, तो वो मेरी मजबूरी है इसलिए। तो देखो आप खुद आंसर दे रहे हो समझ समझ के, मैं कुछ रटवा नहीं रहा। आप खुद बोल रहे हो कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, सर कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस में होगी सर, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ऐसा आपको क्यों समझ आया? क्योंकि आपको समझ आ गया कंप्रेस तभी तो हो पाएगा जब मैं क्या देखूंगा, मैं उसकी स्पेस को देख रहा हूंगा। तो इसी बेसिस पे अब हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को कैटेगराइज कर सकते हैं।